we had started Rig Ved, the Vedas basically. So we will again do Rig Veda and then the rest of the Vedas on PPTs. तो ऋग्वेदिक पीरियड या ऋग्वेद जो है उसमें 1028 हाइम्स है. हाइम मतलब मंत्र. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स और मंडल्स. Okay, now the books second and seventh are considered the oldest, and book first and eighth, 10th, and seem to be the later editions. Okay, so अब ये जो हाइम्स होती है ये रैंडमली कंपोज हुई थी और उनको बुक्स में डाला गया. तो मतलब वो नॉट नेसेसरीली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला गया कि पहले जो आई वो फर्स्ट बुक में होगा, जो बाद में आई वो सेकंड बुक में, एंड सो ऑन. ऐसा नहीं डाला. सो दैट इज वाई तो सेकंड और सेवेंथ में जो है वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, एंड फर्स्ट एट्थ एंड टेंथ जो है वो लेटर एडिशन है. Now it was written between 1700 to 1500 BC when Aryans were still in Punjab. So पंजाब यानी अपना इंडिया का पंजाब नहीं, वो जो इंडस रिवर के अराउंड का पंजाब है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया का पार्ट भी, इंडियन पंजाब ऑल्सो. तो जब वहाँ थे तो वहाँ पे उनकी वो लिखना शुरू हुआ था, एंड बाय 1500 BC दे फाइनली केम एंड सेटल्ड इन द गंगा जमुना दोएब. ओके. Now the second and seventh are the earliest books and are also called family books. Now they are attributed to all these saints. So Grita Samada, Viswamitra, Vasudev, Atri, Bharadwaj, Vashisht, Kanav, अंगिराज, ये सारे अलग अलग ऋषि मुनि है जिनको ये बुक्स एसोसिएटेड है. एंड इनका इनमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इनको लिखने में या इनको क्रिएट करने में. Now the ninth mandal is derived dedicated exclusively to Soma, और जो 10th मंडल है that contains this पुरुषुक्त हाइम and that explains the origin of 4 वर्णास. तो अगर तुम देखोगे कि हमने ये 10th मंडल जो अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखा है कि ये 10th मंडल जो है वो लेटर एडिशन है, यानी वन ऑफ द लास्ट एडिशंस ऑफ वेदास. तो दिस ओनली शोज दैट इट वाज बाय द टाइम ऑफ by the end of Rigvedic period that this Varna system basically began. फोरफोल्ड डिवीजन जो है वो by the end of Rigvedic period शुरू हुआ. So you can safely say by around 1000 BC. तो उससे पहले जो वर्ण था वो वर्ण का बेसिक मतलब ही कलर होता है. तो पहले जो वर्ण था वो सिर्फ नेटिव्स एंड फॉरेनर्स के बीच में था, यानी द नेटिव्स हु आर डार्क स्किन्ड एंड द आर्यंस हु आर फेयर स्किन्ड, उनके बीच में वो मेजर डिवीजन था. बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ अराउंड 400 to 500 years, now 500 years is a big time span. यानी जब से अगर सपोज वो 1700 BC ऑनवर्ड्स आने शुरू हुए और फिर 1500 BC ऑनवर्ड्स वो गंगा जमुना दोएब में अगर सेटल हुए, तो तब से लेके 1000 BC तक 500 ईयर्स का पीरियड निकल जाता है. नाउ इट्स अ बिग टाइम स्पैन. तो इसमें कई सारा इंटरमिंगलिंग हुआ होगा नेटिव्स के साथ, यानी and the racial intermixture might have taken place. So now this the basic Varna division did not hold much significance because अब कई सारे mixed racial groups आ गए होंगे या लोग होंगे जिनमें फिर अभी यू कांट डिफरेंशिएट कि वो ओरिजिनल आर्यन थे और ये नेटिव्स थे. तो अब इंटरमिक्सचर होने की वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बट स्टिल ये जो प्रीस्टली क्लास था ये जो शुरुआत से था वो वही था, बट उसमें भी रेशियल इंटरमिक्सचर हुआ ही है. सो ये जो वर्ण व्यवस्था जो शुरू हुई दैट विच वाज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर और एंड बेस्ड ऑन पर्सनालिटीज, ये 1000 BC के अराउंड शुरू हुई. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब प्रीस्टली क्लास होगा, रूलिंग क्लास होगा, देन ट्रेडिंग क्लास होगा, बिजनेस कम्युनिटी, और एक वर्किंग क्लास होगा. तो ऑब्वियसली वर्किंग क्लास सबसे बड़ा होगा. और फिर इसको लेटर वैदिक फेज में इस सिस्टम को बर्थ बेस्ड सैंक्टिटी मिल गई, यानी उसके बर्थ बेस्ड सैंक्टिटी मिलने की वजह से वो उसी इसमें रह गया, एंड दैट वर्ण सिस्टम समहाउ सर्वाइव्ड
till date, and even today it is there. Okay, then the Gayatri Mantra is old, is the most sacred hymn of Rigved और काफी फेमस है गायत्री मंत्र. और ये जो वर्ण व्यवस्था बेसिकली लाई क्यों गई, यानी अब देखो पॉइंट इज, दुनिया के हर एरिया में, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम और द अदर डिवीजन ऑफ लेबर डिड एग्जिस्ट, क्योंकि हर जगह ही कोई रूलिंग क्लास था, कोई प्रीस्टली क्लास था, कोई वर्किंग क्लास था, कोई ट्रेडिंग क्लास था. लेकिन ये वर्ण सिस्टम या कास्ट बेस्ड, ये जो है बर्थ बेस्ड सिस्टम इंडिया में ही क्यों आया, इसके कोई स्पेसिफिक रीजंस आज तक पता नहीं किसी को. बट उसका एक बेसिक रीजन हो सकता है कि it was basically a system to eliminate the competition. Now see, the resources are scarce. Resources are always scarce. ठीक है, तो अब resource and money or wealth itself is a resource. All resources are scarce. So उसका possession अगर कुछ लोगों के हाथ में है रहा, तो बाकी लोगों को उससे डिप्राइव करना पड़ेगा. सो द अपर थ्री वर्णास हेल्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज at the cost of the Shudras, who was the majority population. तो दुनिया में खैर रिसोर्सेज हर जगह इनइक्वालिटीज है आज की डेट में. यूएसए में भी बहुत ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज है, लेकिन वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ बर्थ बेस्ड सिस्टम नहीं, वहाँ एक ओपन सोसाइटी है और रही है कि कोई भी कहीं से भी कहीं भी जा सकता है. इंडिया में वो कंपटीशन शुरू से ही एलिमिनेट करके रख दिया, और वो एक रीज़न है कि इंडिया बहुत पीछे रह गया. अगर शायद ये सिस्टम नहीं होता तो इंडिया की आज कुछ और सूरत होती, बिकॉज कल्चरली, मटेरियली एंड फिलोसॉफिकली एंड यू नेम इट, इन ऑल फील्ड, साइंटिफिकली, इंडिया वाज वे अहेड इन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, फिर अब ये जो वेद है, अब ये तो थे मंत्र. ठीक है, ये किसी ने मंत्र लिख दिया. इट इज जस्ट लाइक समवन राइटिंग द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग. ठीक है, जो अभी हिट, सुपर हिट बनना बाकी है, या बेसिकली इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो उसको उसको मेलोडियस बनाने के लिए सामवेद आए. ठीक है, सो उसको उनका कैसे उच्चार करना है वो उसमें लिखा गया है. तो सामवेद derives its roots from saman, okay, which means melody. So to make this mantras melodious and recitable, samved were composed. क्योंकि सिर्फ वेद, अगर तुम ऐसे भी वेद अभी भी, यू कैन बाय दैट बुक ऑफ वेदास, इट इफ यू रीड इट, it will, you will find it difficult to read. But if you read it accompanied with samved, or if you read samved directly, तो उसमें क्या होगा कि तुमको उसको कैसे उच्चार करना है वो तुमको पता लगेगा, and then you will be easily able to read Vedas. Okay, so it is a collection of melodies, and the collection of 1603 hymns, except 99 all others are derived from Rig Veda. ठीक है, तो सामवेद में कुछ नई हाइम्स भी है जो ओरिजिनल वेदों में नहीं थी. ओके, देन कम्स द यजुर्वेद. तो यजुर्वेद इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्णा यजुर्वेद. अब तुमको इसके भी फर्दर डिविजन है, लेकिन तुमको उन सब में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी बियॉन्ड योर स्कोप. तो अथर्ववेद मेंशंस the beliefs and practices of non-Aryans. In Atharvaved, Sabha and Samiti are described as twins. Just a minute, it was okay. In this the title is Yajurved, but it is written about Atharvaved. Okay, basically Yajurved is okay. First, we'll talk about Atharvaved only, and then we'll talk about Yajurved. So Atharvaved is a collection of 711 hymns, and it is divided into 20 कांडास. कांड मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे रामायण में कई सारे कांड है. ओके, सो कांड इज नथिंग बट अ पार्ट. देन
It is the latest Ved, यानी last Ved था. Then Atharvaved is a book of magical formulae. It is basically for charms and spells to ward off evil and diseases. Okay, it contains charms and spells. Then it contains uh, its content throws light on the practices of non-Aryans. So Atharvaved के साथ it is possible that most of them have been taken from the natives, from the native population. Okay, okay. Then uh, in this other way, Sabha and Samiti are described as twin sisters, the daughters of Prajapati, and it is written in prose. It deals with procedure for performance of sacrifice and contains rituals as well as hymns. तो sacrifice का culture जो है वो मे बी अथर्ववेद में native population से आया आर्यन कल्चर में और उसमें लोकल यहाँ के जो नेटिव पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और यजुर्वेद की जहाँ तक बात आती है तो यजुर्वेद में जैसे हमने सामवेद में ये किया सामवेद में हमने क्या देखा कि इसमें मेलोडीज है ओके सो ओरिजिनल वेदास आर जस्ट रिटन एंड देन उसमें मेलोडी है सामवेद से लेकिन उससे एसोसिएटेड रिचुअल्स वो यजुर्वेद में लिखे तो पर्टिकुलर मंत्र को जाप करने के लिए अब जैसे महामृत्युंजय जाप करना है सपोज या कोई भी गायत्री मंत्र का ही जाप करना है तो उससे एसोसिएटेड कौन से रिचुअल्स होंगे सो तो उससे एसोसिएटेड जो भी कर्म कांड होंगे वो यजुर्वेद में लिखे एंड यजुर्वेद इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद ओके देन वी कम टू द उपनिषद्स नाउ द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर ठीक है हाँ तो बेसिकली उपनिषद निषद मतलब क्या होता है उप मतलब होता है सिटिंग एंड निषद का मीनिंग है डिस्ट्रॉय सो डिस्ट्रॉय व्हाट सो डिस्ट्रॉय द डिल्यूजन्स अबाउट रियलिटी यू मस्ट नो द रियल पिक्चर ऑफ रियलिटी ओके सो कम एंड सिट टू योर टीचर क्लोज कम एंड सिट क्लोज टू योर टीचर दैट इज योर गुरु and destroy the delusions that you have of reality so इनका इसका उपनिषद का बेसिक मीनिंग वो है सो उपनिषद में बेसिकली क्या है जो वेदों में जितनी भी चीजें हैं जो परफेक्ट नहीं है उपनिषद हैव बीन इज एन अटेम्प्ट टू मेक द वेदास परफेक्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वेदांत इट इज आल्सो कॉल्ड वेदांत व्हाई बिकॉज इट इज वेदों का अंत उसका मीनिंग है कि उसके बाद कोई वेद नहीं लिखे गए और जो भी वेद थे उनको प्यूरिफाई करके उसको एक रैशनल आउटलुक दिया उसको एक प्रैक्टिकल आउटलुक देते हुए ये कंपोजिशंस हुए so they consisted of discussions on several problems such as the creation of the universe the nature of god the origin of mankind okay so इसमें फिर अब ये जब हम ये करेंगे वो चैप्टर करेंगे फिलोसॉफीज तो उसमें उपनिषद के बारे में थोड़ा डिटेल में करेंगे जिसमें आत्मा परमात्मा का डिफरेंस बताया गया है और हाउ इट इज प्रैक्टिकल हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड और उससे एसोसिएटेड कौन से मेन ऋषि मुनि थे उनके बारे में हम करेंगे जैसे रामानुज था एक रामानुज ऋषि था उससे ही कंट्रीब्यूटेड इन दिस देन दे आर एंटी रिचुअलिस्टिक अब इसके साथ सबसे बड़ी एक खासियत उपनिषद के साथ ये है कि ये कर्म कांड में बिलीव नहीं करते यानी ये जो रिचुअल्स होते हैं वेदों में जो सारे रिचुअल्स एसोसिएटेड है उसको वो टोटली डिनाउंस करते हैं सो रिचुअल मतलब तुमको पता ही क्या है हाउ यू बेसिकली पूजा करते कैसे करना है फिर ये तो ये पूजा पाठ पे बेस्ड नहीं है उपनिषद बेसिकली it is based on the doctrine of karma that is action okay so karma atma and brahma all right तो आत्मा परमात्मा का जो डिफरेंस है वो इसमें बताया गया है एंड उसमें ये बताया गया है कि कैसे अगर भगवान तक पहुंचना है तो उसके लिए तुमको किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है यानी दैट इज द प्रीस्ट यू कैन डायरेक्टली रीच द गॉड okay through right action through meditation and all that stuff
तो वो सारी चीजें उपनिषद में लिखी है एंड इट इज टोटली एंटी रिचुअलिस्टिक। और इसीलिए कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद दे स्ट्रेस्ड ऑन द ऑन गोइंग बैक टू उपनिषद नॉट टू द वेदास, क्योंकि वेदों में बहुत सारे कर्म कांड है। ओके, नाउ दे आर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर। ओके, now they are called Vedant or the end of Vedas because no Vedas were composed after them, and they advocate Gyan Marg and are anti-ritualistic in nature. Gyan Marg matlab basically knowledge is everything. So anyways, knowledge is everything in reality because without knowledge, uh, it's difficult to survive. All the development जो कुछ हुआ वो सब knowledge के ही बेस पे हुआ, वो imagination के बेस पे नहीं हुआ। यानी मन गढ़ंत कहानियां अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी ज्यादा स्ट्रेस करे तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? तुमको राइट नॉलेज होना चाहिए, और वही उपनिषद बताता है कि कैसे राइट नॉलेज लेना चाहिए। अननेसेसरी अपना पूजा पाठ और रिचुअलिज्म में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो देर आर 108 उपनिषद, और एक मतलब कई उपनिषद बहुत बड़े हैं, कई एक उपनिषद के दो दो तीन तीन वॉल्यूम्स भी है। और एक उपनिषद जो है मंडूक्य उपनिषद, वो तो एक पन्ने का है। ओके, जिससे वो वर्ड आया है सत्यमेव जयते, जो हमारे जुडिशरी का मेजर लोगो है। देन जनरली द पीरियड ऑफ 800 to 500 BC इज नोन एज द पीरियड ऑफ उपनिषद्स, यानी तब तक वेद खत्म हो चुके, वेदों का कंपोजिशन नहीं हो रहा था और उपनिषदों का कंपोजिशन हो रहा था। सो देर आर टू मेजर उपनिषद। अब ऐसे और भी कई सारे ये उपनिषद के पार्ट्स है। नाउ ऐत्रेय और कौशिता की उपनिषद दे बिलोंग टू द ऋग्वेद, यानी उसमें से उस ऋग्वेदों में इसको मेजर प्यूरिफिकेशन ऐत्रेय और कौशिता की उपनिषद में है। देन छंद योग एंड केना उपनिषद बिलोंग टू सामवेद। देन तैतिप्रिया कथा एंड श्वेतवत्रा उपनिषद बिलोंग्स टू द कृष्ण यजुर्वेद। देन बृहदरयाका एंड ईसा बिलोंग टू शुक्ला यजुर्वेद। प्रसाना मुंडका एंड मंडुक्य बिलोंग टू द अथर्ववेद। तो ये सारे जो उपनिषद है, ये सारे जो वेद अभी तक कंपोज हुए, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इनका प्यूरिफिकेशन है। ओके, देन वी हैव वेदांगास। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वैदिक literature, it was necessary to learn Vedangas or the limbs of Vedas. तो वेदों के अंग जब तुमको पता लगेंगे तभी तुम, जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट वेद का अंग है व्याकरण यानी ग्रामर, एंड एनी लैंग्वेज इज मीनिंगलेस विदाउट अ ग्रामर। तो वेदों को ठीक से समझने के लिए उनके उसके अंगों को पहले समझना जरूरी है, और वो जब समझ जाएंगे तो तुमको वेद भी अच्छे से समझ आएंगे। तो 6 वेदांग है, और देर आर ओके। So, in order to understand the Vedic literature, it is necessary to learn Vedangas or limbs of Vedas. Now, these are treatises on science and arts. So, there are 6 Vedas, जैसे शिक्षा, कल्प, शिक्ष मतलब फोनेटिक्स, कल्प रिचुअल, व्याकरण ग्रामर, छंद मेट्रिक्स, निरुक्त एटाइमोलॉजी एंड ज्योतिष। ओके, यानी एस्ट्रोनॉमी। तो यस का निरुक्ता 5th century BC का जो है इज द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट, एंड पाणिनि wrote the अष्टाध्यायी of 4th century BC on व्याकरण। So because of Panini, basically Sanskrit language got a flow, and now it was basically easy to read and write, just because, and also to communicate. देखो कोई भी लैंग्वेज जो है वो ग्रामर के बिना मीनिंगलेस है, और ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये भले ही व्याकरण पे किताब है, लेकिन इसमें उस समय के सामाजिक रचना और उस समय की जो सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट दिस इटसेल्फ बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। देन आश्रमास। सो हमने आश्रम सिस्टम के बारे में बात की थी।
So, and I also told you that if someone follows this ashrams properly, then his life automatically, his or her life automatically becomes virtuous and worthwhile. Now, the ashram system is found mentioned in the for the first time in the Aitreya Brahmana. Now, it meant mainly for regulating the life of the male members of the higher caste. They consisted of four stages. तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? ब्रह्मचार्य. ब्रह्म देन सेकंड गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास. तो ब्रह्मचारी में क्या होगा? तो ब्रह्मचारी जो लाइफ होती है वो अराउंड 18 to 20 ईयर्स तक ब्रह्मचारी होना चाहिए, जिसमें वो एक स्टूडेंट लाइफ है. सो स्टूडेंट लाइफ में तुमको क्या गेन करना है? नॉलेज. नॉलेज गेन करना है, स्किल्स गेन करनी है, सो दैट यू शुड अल्टीमेटली be able to make a livelihood for yourself. So it is a training for your livelihood. यानी अल्टीमेटली एम्प्लॉयड होने के लिए तुमको ये करना है. फिर वंस यू गेट एम्प्लॉयड देन यू स्टार्ट अ फैमिली. ठीक है, तो तब तुम्हारा शादी, यानी शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद तुम्हारा गृहस्थ आश्रम शुरू होता है. देन इन द गृहस्थ आश्रम you have children, you have a family, you have children, then you raise your children. उनके ब्रह्मचारी जीवन में उनको जो भी सपोर्ट लगता है वो तुम्हारा देना काम है. फिर तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर लाइफ वुड बी स्पेंट एज अ गृहस्थ, यानी एक हाउस होल्डर. बट बाय द टाइम यू रीच 50s, तो तब तुमको अभी यहाँ से सब मटेरियल चीज़ों से और अपने जितने भी तुमने तुम्हारी चाहते थी, यानी जिसको आसक्ति बोलते हैं, उन सब चाहतों से तुमको दूर जाना, डिटैच होना. तो तुमको अपने बच्चों से डिटैच होना है, तुमको मटेरियल लाइफ से डिटैच होना है, यानी तुम्हारी इच्छाएं बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद कम हो जानी चाहिए पोजेस करने की. सो it is basically a stage. Then once you do that you enter the vanprastha ashram. So it is nothing but a partial retirement. So partial retirement भी अगर तुमने ले लिया तो now see sannyas is the last stage. उसमें नहीं भी गए और ये फर्स्ट 3 आश्रम भी अगर ठीक से फॉलो कर ली तब भी you will have a virtuous life. Problem is that people do not get out of this grahasth ashram, and they are still too much, especially in India, they are too much attached to all the material positions, to their property, and to their, and even creating more wealth, earning more money, and even they are attached, deeply attached to their children. और वो डीप अटैचमेंट की वजह से उनके लिए वो प्रॉपर्टी खड़ी करके रखते हैं. फिर उस प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए भले ही करप्शन करना पड़े, क्राइम करना पड़े, वो भी करने को तैयार होते हैं. तो इट इज ऑल अबाउट अटैचमेंट. इफ यू डिटैच योरसेल्फ तो ये अपने आप ही ये सब नहीं होगा. Okay, because you know that after a certain age you are not going to require all these things, and for your children they will create their own livelihood. Actually developed countries में इनफैक्ट भले ये इंडिया का आश्रम सिस्टम है, डेवलप्ड कंट्रीज में इसको फॉलो करते हैं. इन डेवलप्ड कंट्रीज पहली बात तो जो बच्चे 18-19 साल के हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ही नहीं रहते. वो भले ही बिलियनर्स के बच्चे क्यों ना हो, दे ट्राई टू मेक देयर ओन लाइवलीहुड. एंड हाउस होल्ड की जहाँ तक बात है वो, और आफ्टर अ सर्टेन स्टेज दे डिटैच आल्सो, दे डू अदर थिंग्स. देयर आर मेनी बिलियनियर्स हु रिनाउंस देयर वेल्थ, they give their wealth to various foundations, scientific research organization, and they work for, they they are honorary chairman of their erstwhile businesses, and otherwise they work for their NGOs. जैसे कि बिल गेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने अपनी बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सब ने अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेल्थ फाउंडेशंस को डोनेट किए. एंड नाउ दे आर जस्ट ऑनररी चेयरमैन, देयर कंपनीज आर रन बाय समवन एल्स, और वो अपने एनजीओज और बाकी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, यानी जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन अफ्रीका, या किसी पर्टिकुलर वैक्सीन को क्रिएट करने के लिए वो फंडिंग करेंगे उसके रिसर्च में. ऑल दीज थिंग्स दे डू, यानी विच मेक देयर लाइफ, यानी एक स्टेज पे आने के बाद वो और पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते. वो उनको पता है कि पैसा तो उनके पास बहुत सारा है, और कमा के भी उनकी लाइफ कौन सी चेंज होने वाली है. सो दे डू थिंग्स विच गिव देम सेटिस्फैक्शन. अर्निंग मनी डज नॉट गिव सेटिस्फैक्शन आफ्टर अ सर्टेन एज, प्रोवाइडेड यू हैव टू मच ऑफ इट ऑलरेडी. ठीक है,
एंड देन वन वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है संन्यास, जिसमें तुमको कंप्लीट रिटायरमेंट लेना होता है। दैट इज यू हैव टू लीड एन एसेटिक लाइफ, यानी एक साधु। तुमको एक्चुअली घर 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 बार छोड़ के जंगलों में जाके या किसी मठ में जाके रहना होता है, वहां पे मेडिटेशन करना, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू स्टे देयर। तो ये संन्यास लास्ट स्टेज है। संन्यास की स्टेज जो है वो हर कोई फॉलो नहीं करता था पहले भी, लेकिन वानप्रस्थ तक करते थे। और अभी प्रेजेंटली गृहस्थ आश्रम से बाहर नहीं निकल पाते लोग, तो मरते दम तक गृहस्थ आश्रम में पड़े रह जाते हैं। ओके, सो संन्यास इज अ स्टेज जहां पर तुमने अभी तक तो मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स की थी, संन्यास स्टेज में तुमको स्पिरिचुअल अकम्पलिशमेंट्स करनी होती है। So full recognition of the fourth stage was done only in the post-Vedic period. फिर एक अनदर क्लास ऑफ लिटरेचर है, दैट इज द अरण्यक्स। तो अरण्यक क्या है? तो अरण्यक बेसिकली फॉरेस्ट टेक्स्ट है, विच आई टोल्ड यू। नाउ सी, टू मेडिटेट एंड टू हैव a direct experience with God, यानी देखो, now these things are very subjective. So if someone says that he has had a direct experience with God, so apparently other people will laugh. लेकिन मे बी he got that through some kind of meditation, और तो ये जो मेडिटेशन और ये सारी चीजें होती है, ये नॉर्मल सिटी लाइफ में या फैमिली में रह के नहीं होती। फॉर दैट यू रियली हैव टू बिकम एन एसेटिक, यानी कि तुमको घर बार छोड़ के जंगलों में जाके वो पहाड़ों पे वहां पर जाकर तुमको साधना करनी होती है, और फिर जाके तुमको मे बी कोई एनलाइटनमेंट मिलता होगा। यानी कैसा है कि ये सारी चीज़ें अपेरेंटली सुन के बकवास लगती है, लेकिन कई लोगों को हो सकता है वो एनलाइटनमेंट मिलता हो। तो जिन्हें वो एनलाइटनमेंट मिला है और उनका एक्सपीरियंस हुआ है गॉड के साथ, तो उन्होंने उन सारे एक्सपीरियंसेस को किताबों में लिखा है, एंड दैट these kind of experiences codified have become a separate class of texts of ancient Indian literature, and that is called the Aranyaks. Okay, so there are some sages dwelling in the forest who explained the Vedic scriptures to their pupils in the form of Aranyaks, and they came to be known as forest texts. Now they explain the metaphysics and symbolism of sacrifice. They are the forest books and were taught in the forest due to their magical powers. Okay. Now they form the concluding part of the Brahmanas. तो वो एक basically Brahmanas का ही एक extension है. What are Brahmanas? Brahmanas are nothing but the texts that explain the social and religious significance of Vedas. Okay. फिर हम आते हैं Brahmanas पे. Now the Brahmanas are the prose commentaries on various Vedic hymns. Okay. देखो अब what is the difference between prose and poetry? ठीक है. तो हाइम्स, जो वैदिक हाइम्स है, ऋग्वेद की जो जितने भी मंत्र है वो तो मंत्रों के फॉर्म में लिखे। सो वैदिक हाइम्स जो है वो मंत्र है, तो वो पोएट्री होगी, और बाकी प्रोज है। सो बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इज ऑलवेज प्रोज, यानी जैसे तुम जो भी तुम एंशिएंट इंडिया की किताब पढ़ रहे हो वो प्रोज है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो वो प्रोज है, बिकॉज इट इज नॉट, वॉट एवर इज नॉट पोएट्री इज प्रोज, यू कैन अज्यूम इट दैट वे। ठीक है, तो ये प्रोज कमेंट्रीज है। प्रोज कमेंट्रीज यानी जो भी वेद लिखे, वेदों के ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई है वो ब्राह्मणाज है, और उसमें उनका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया गया है, सोशल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मीनिंग ऑफ ऑल द वेदास। ओके, so the brahmanas are the prose commentaries on various Vedic hymns. They explain the Vedas in an orthodox way. They explain the hidden meaning behind the hymns. They are ritualistic by nature. Now they are expressive of the cause, etymology, censure, doubt, injunction, ये सारी चीजें जो है ये उसमें एक्सप्रेस करते हुए निंदा 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 भी है उसमें कुछ वेदों की। ठीक है, उसमें उसका पर्पस है, हेतु, इंजंक्शन, सम उसमें डाउट्स भी है, यानी कुछ जो डाउट्स होंगे वो भी उसमें एड्रेस किए गए। सो दीज आर द ब्राह्मणास। देन देयर आर उपवेदास। नाउ देयर आर 4 उपवेदास। तो इसमें आयुर्वेद है। आयुर्वेद यू नो इट्स अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देन धनुर्वेद, देन गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो धनुर्वेद में क्या है, डील्स विद द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। ओके, यानी तलवारबाजी कैसे करनी है,
तीर कैसे चलाने, बाण कैसे चलाने, डिफेंस कैसे करना है। तो इट इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। धनुर्वेद जो है, आयुर्वेद पूरा मेडिसिन पे है, गंधर्व वेद म्यूजिक पे है। ओके, सो म्यूजिक हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो आर्यन टाइम पे भी म्यूजिक था, उससे पहले इंडस वैली के भी टाइम पे म्यूजिक था, अभी भी है। और इनफैक्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो वर्ल्ड फेमस है। उसकी कीमत इनफैक्ट आजकल इंडियंस को कम है, फॉरेनर्स को ज़्यादा है। एंड इंडियन म्यूजिक जो है इट हैज़ बीन हेवीली वेस्टर्नाइज्ड नाउ। यानी बेसिकली जो मूवीज और इन सब में जो गाने और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब यूज होते हैं, वो दे आर नॉट ओरिजिनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो ओरिजिनल क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसके जो अलग अलग माइस्ट्रोज है, बांसुरी के, सितार के, फिर गायन के, उनका एक अलग ही क्लास ऑफ म्यूजिक है। देन शिल्प वेद इज देयर, इट डील्स विद द आर्ट एंड लिटरेचर पार्ट। ठीक है, तो आर्ट यानी जैसे शिल्पकार मतलब बेसिकली मूर्तिकार होता है। तो कैसे पेंटिंग्स बनानी है, मूर्तियां कैसे बनानी है, और फिर एंटायर थिंग अबाउट लिटरेचर, ये शिल्प वेद में आता है। तो ये वेदों के कुछ उपवेद है। ओके, देन द एपिक्स। सो एपिक्स में फिर महाभारत इज ओल्डर compared to Ramayana and possibly reflects the state of affairs from 10th century BC to 4th century AD. Okay. Now, originally Mahabharata consisted of 8,800 verses and was called Jaya Samhita. Now, these were raised to 24,000 and came to be known as Bharat. Now, the final compilation brought the number of verses to 1 lakh and it came to be known as महाभारत, और इसको सत सहस्री संहिता भी बोलते हैं। तो ये जो महाभारत है, ये इसका फाइनल कंपाइलेशन 4th सेंचुरी एडी में हुआ, और वो स्टार्ट हुआ 1000 बीसी में। सो अराउंड इट टुक अराउंड द पीरियड ऑफ 1400 ईयर्स। देन रामायण जो थी, ये इनिशियली वाल्मीकि ने लिखी थी एंड इट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 6000 वर्सेस। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें राम वाज प्रोजेक्टेड एज अ किंग। देन these were raised to 12,000 and then finally to 24,000। तो ये जो फाइनल 24,000 का ये कंपाइलेशन है, ये 12th सेंचुरी एडी में हुआ। तो रामायण और भी बाद में फाइनली कंपोज हुई, महाभारत के कई सालों बाद, कई 100 सालों बाद, ऑलमोस्ट 800 साल बाद फाइनली रामायण कंपोज हुई, जो हमको आज की डेट में रामायण पता है वो। और इनफैक्ट रामायण के कई सारे 23-24 वर्जन्स है, हर भाषा के अपने अपने वर्जन्स है। एक वर्जन उसका उर्दू में भी है, और हर वर्जन में कुछ लोकल सब स्टोरीज उसमें ऐड होती है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर में सेम रहता है, लेकिन उसमें कई सारी लोकल स्टोरीज भी ऐड होती है। देन composition of Ramayana started in the 5th century BC and it was completed in 12th century. Now it passed through several stages and attained its present form in the as late as 12th century AD. ठीक है, तो ये 12th century AD तक भी जो रामायण लिखी गई, इसमें भी राम was projected as a king। तो 16th century AD में, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर, तुलसीदास रोट रामचरितमानस, उसमें राम को भगवान का दर्जा दिया गया। देन देर आर 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफीज जिनके रिस्पेक्टिव ऋषि है। तो न्याय स्कूल है, न्याय, वैशेषिका, संख्य, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा ही वेदांत है, तो मीमांसा और वेदांत ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो इससे एसोसिएटेड अलग अलग ऋषि मुनि हैं। तो गौतम ऋषि न्याय स्कूल से एसोसिएटेड है, विच वॉज अबाउट एनालिसिस। कन्नड़ा ऋषि वैशेषिका से एसोसिएटेड है, संख्य कपिल, योग पतंजलि। ठीक है, देन मीमांसा इज जैमिनी, और वेदांत से व्यास ऋषि। तो व्यास ऋषि, व्यास, रामानुज, ये कई सारे वेदांतों से एसोसिएटेड। वेदांत आर नथिंग बट द उपनिषद्स। ठीक है, इनके ऊपर एक पूरा अलग चैप्टर है एनसीईआरटी में, दैट वी विल डू लेटर। देन देयर आर कल्प सूत्रास।
The massive Vedic texts are condensed into short, terse formulae which could be easily remembered and transmitted orally from father to son or from guru to शिष्य. तो वेदों को ध्यान रखने के लिए कुछ शॉर्टकट्स है, वो कल्प सूत्रों में उसका मेंशन किया. अब सूत्र पूरे अलग टाइप के सूत्र ही है, तो उसमें श्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है. तो मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वाज हैंडेड डाउन ओरली इन दिस मैनर एंड द सूत्र लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. तो हमने जैसे वेदों की शुरुआत में ही बोला था कि वेद दो कैटेगरीज में है. वन इज द श्रुतिज एंड अदर इज स्मृतिज. श्रुति मीन्स हियरिंग. ओके. तो हियरिंग पे जो बेस्ड है वो सारे वेद ज्यादातर हियरिंग पे ही बेस्ड थे, और उसको ध्यान में रखने के कुछ तरीके थे, शॉर्टकट्स. दे वर मेंशन्ड इन द कल्प सूत्रास. और फिर उसके उसमें कुछ और सब सूत्रास भी थे, जैसे स्रोत सूत्र, वो दे डील विथ लार्ज पब्लिक सैक्रिफाइसेस. तो इसमें तुमको सैक्रिफाइसेस यानी इट आल्सो कंटेन्स ज्योमेट्री, कैसे बिल्डिंग बनानी है, कैसे मंदिर वो बना, सैक्रिफाइशियल प्लेस को कैसे डिजाइन करना है, और उसकी रूफ टॉप कैसी होनी चाहिए, घर कैसे बनाना है, ऑल दैट स्टफ इज देयर इन स्रोत सूत्र. देन गृह सूत्र डील्स विथ रिचुअल्स कनेक्टेड विद बर्थ, नेमिंग, मैरिज, डेथ एक्सेट्रा. ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड जो भी मंत्र होते हैं वो. देन धर्म सूत्र, दे एक्सप्लेन सोशल एंड लोकल कस्टम्स विच लेटर ऑन बिकेम द बेसिस ऑफ मनुस्मृति. तो इसमें बेसिकली लॉज है. धर्म सूत्रास में लॉ, इट इज नथिंग बट अ लॉ बुक. Okay, then we come to later Vedic religion. So